ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे भाई एक्सरसाइज 10.2, तो आज कर ले रहे हैं। अच्छी बात ये कि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है। क्यों पढ़ रखा है? क्योंकि अपन ने 10.1 कर ली है भाई, और 10.1 अगर कर लिए तो 10.2 के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो आपके पास हो सकती है। अगर हम बात करें तो इसमें है क्या, देखो अब तक आपने ये देखा था हाँ, तो अब तक क्या देखा समझ में तो नहीं आ रहा, ठीक है माहौल बना रहा हूँ मैं ना, क्योंकि अभी पहली बार है ऐसा हो। तो इसके बारे में बात करें तो अपन ने कहीं बात की कि वेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब आपने पढ़ ली कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर होते क्या क्या है, वो सब बातें पढ़ेगी। पर इंट्रोडक्शन ऑफ 10.2 के लिए क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आएगी वो आपके पास होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या आएगा भाई? एडिशन ऑफ वेक्टर। बहुत आईएमपी है, यहाँ से कई सारे सवाल से जो है वो आपको मिलेंगे। और एक बात अच्छी है कि अगर आपको फिजिक्स बहुत डीपली फील करते हो तो इस चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा डीप फील कर सकते हो। तो वेक्टर सबका फेवरेट है ना, ये वाली कहानी। एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, जैसे आपसे कहा कि 2 चॉकलेट दे दो, आपने दुकानदार से कहा 2 चॉकलेट दे दो, फिर दूसरा एक और बंदा आया, उसने कहा मुझे 3 चॉकलेट दे दो। दोनों ने आपस में दुकानदार से कहा कि भाई, दुकानदार ने बोला आपसे कि दोनों को जोड़ के बताओ, एक बंदे ने 2 और 3 को जोड़ दिया, बात खत्म, 5 आ गई, है ना। लेकिन अगर इसी चॉकलेट में डायरेक्शन लगा देता, इसी चॉकलेट में क्या लगा देता भाई, मैं डायरेक्शन लगा देता कि मुझे तो सिर्फ नॉर्थ में ही चॉकलेट चाहिए, है ना, तो लफड़ा था। फिर आप डायरेक्ट ऐसे 2 और 3 5 नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें नॉर्थ बीच में आपके पास आ गया, है ना। बात आ रही समझ में? तो ऐसे अगर अपन बात करें तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉस आपको बनाए गए, जो 2 लॉ आपके पास होते हैं। पहला जो आपके पास लॉ है जिसे अपन कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या एडिशन सिंपल था। और दूसरा अगर अपन बात करें तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 2। पर अभी पता है जब आप पढ़ चुके होगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि दोनों सेम ही सेम कह रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन डिफरेंस देखेंगे इसमें। पहले अपन पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या आपको बता रहा है? ये क्या आपको बता रहा है? पहले बोल दीजिए। ये भाई साहब आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है A और दूसरा क्या है आपका B वेक्टर। अगर 2 वेक्टर्स को आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की 2 एडजेसेंट साइड से, 2 एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाली, है ना। जैसे एक वेक्टर आपके पास है, सपोज ये एक वेक्टर है आपका, जैसे हमने बोल दिया कोई B वेक्टर, और एक यहाँ पर है आपके पास कोई A वेक्टर। ये 2 वेक्टर्स है और इन दोनों वेक्टर्स को मैं असाइन कर रहा हूँ इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड किसी एक ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड से। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये आपने क्या करा, A वेक्टर ले लिया, ओके, इसकी एडजेसेंट साइड शायद ये होगी, इसको मैंने क्या करा, उठा के आप यहाँ रख सकते हो। भाई मैंने कहा था ये फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर का सिर्फ मतलब ये था कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज मत करना, आपका काम चल जाएगा, है ना। इसी पैरेलल शिफ्टिंग करा सकते हो, मतलब अभी तो फिलहाल ये दोनों अलग अलग है तो उठा के बना सकते हो। किसी ट्रायंगल के 2 एडजेसेंट साइड से अगर इन्हें असाइन कर दो इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये वाला कौन सा होगा आपका? बी वेक्टर होगा। तो इन दोनों का जो सम आपको मिलेगा, इन दोनों का जो क्या मिलेगा आपको, सम या एडिशन मिलेगा, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे अपन? रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इनकी तीसरी साइड के, जो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी ना, वो उससे असाइन होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे A और B, अगर ध्यान से देखो तो A और इसके साथ कैसा जा रहा है, साइक्लिक फॉर्म है B, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं ऐसा करता तो शायद आप यहाँ बनाना चाहते, लेकिन मैंने कहा ना अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप लिखोगे कुछ इस तरीके, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जो कि आप लिखोगे क्या, A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। तो मतलब सिंपल सा इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें कि इफ A एंड B 2 वेक्टर्स adjacent side of triangle in magnitude and direction, then the resultant का मतलब क्या, सम।
जिसे आप a प्लस बी कहोगे, विल बी गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर या डायरेक्शन। बात आती समझ। मतलब इसे अगर हिसाब से देखा जाए तो a प्लस बी बराबर, मतलब a और प्लस b को करोगे तो क्या मिलेगा आपको r। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, सबसे मुद्दे वाली बात ये है कि ये तो चलो इन्हें कह दिया, लेकिन अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो ना तो इस पैटर्न में एक चीज नजर आ रही है कि एक वेक्टर के ये वाला क्या है इसका, ये वाला इसका क्या है भाई टेल, और ये वाला इसका क्या है हेड। अगर इसके ए वेक्टर के टेल और हेड को देखो, तो दूसरा जो बी वेक्टर है ना उसका जो टेल है वो इस ए के हेड के साथ कंबाइंड है। बात आ रही है? तो ये बात आपको ज्यादा याद रखनी, क्योंकि अगर ये आप समझ गए ना तो आगे जाके किसी भी वेक्टर को सॉल्व कर सकते हो। अरेंजमेंट की अगर अपन बात करें तो अरेंजमेंट आपके पास ये है कि हेड ऑफ वन वेक्टर is connected by tail of another vector। मतलब एक रिजेम्बलेंस, मतलब आप रिजेंबल कर रहे हो कि अगर कहीं ऐसा मिल जाए कि किसी एक वेक्टर का हेड जो है किसी दूसरे वेक्टर के टेल से अगर कंबाइंड है तो डेफिनेटली वहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही लगेगा, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लगा सकते हो। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सर ये वाला जो आपका रूल है या जो आपका लॉ है, क्या हम सिर्फ और सिर्फ दोनों वेक्टर में ही लगा सकते हैं? अगर दो से ज्यादा मिल गया तो भाई मिल सकते हैं, वो बात अलग है कि आपकी किताब में दो ही मिलेंगे, लेकिन अगर हो गया कि मिल गया, अगर आपको मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे? देखो तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके सामने एक मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, ये इस तरीके से अगर गौर से देखो तो इसमें चार वेक्टर्स जुड़े हुए हैं। जैसे इसको मैंने दे दिया क्या a, इसको दे दिया क्या b, इसको क्या दे दिया मैंने c, और इसको क्या दे दिया मैंने d। तो क्या सर इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 2 नहीं, 5 नहीं, 10 आप लगा सकते हो। बस देखना क्या है, देखना ये है कि किसी एक वेक्टर का हेड जो है वो किसी आगे आने वाले वेक्टर के साथ कैसे है, टेल के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर a वेक्टर का हेड b वेक्टर के टेल से कनेक्ट है। वही अगर अपन बात करें तो b वेक्टर का हेड जो है वो c वेक्टर के टेल से कनेक्ट है, और वही c वेक्टर का हेड जो है वो d वेक्टर के काय से कनेक्ट है, आपके टेल से कनेक्ट है। अगर हम देखें तो इनका कंबाइंड क्या है, आपका अगर देखो यहाँ पर तो जो भी आपको रिजल्टेंट मिल रहा है, रिजल्टेंट क्या कर रहा है, जो आपका a वेक्टर था उसके टेल को कनेक्ट कर रहा है किसके, b वेक्टर के हेड से इन दी अपोजिट डायरेक्शन। हाँ मतलब इनका अगर मैं बनाना चाहूँ, देखो सब ये ऐसे जा रहे हैं, तो आप इनका जो रिजल्टेंट बनाओगे वो रिजल्टेंट ये बनेगा क्या, देखो इसमें अगर आपने देखा तो जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड, लास्ट वेक्टर क्या है उसका हेड, और जो सबसे फर्स्ट वेक्टर है उसका क्या टेल, और डायरेक्शन किस तरफ है, जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड की तरफ, मतलब डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये इनका क्या कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। बात आ रही है? इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस और d। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो आप केवल 2 में ही लगाए, आप 2 से ज्यादा जितने चाहे उतने में लगा सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। बस आपको देखना क्या है कि उनका अरेंजमेंट हो कि पहला वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे आने वाले वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट हो। ये अरेंजमेंट देखा, सीधा रिजल्टेंट दिया इन द अपोजिट मैनर। बात आती समझ? इतना नोट करें फिर आगे चल रहे हैं। देखो अच्छा, किसी के मन में एक सवाल और पैदा हो सकता है यहाँ पर कि सर जैसे यहाँ पर हमने ये बात तो समझ ली कि a और b को जोड़ा तो आपको मिल गया क्या, ये वाला अपोजिट मैनर में, जिसे आपने क्या बोला है a प्लस का b। लेकिन अगर इनमें से किसी एक वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्या कर दूं, जैसे इस b वेक्टर को मैं क्या कर दूं अपोजिट लेना चाह रहा हूँ, है ना, मतलब मुझे लेना है क्या माइनस का b। क्या लेना भाई मुझे माइनस का b। तो माइनस b का क्या मतलब होता है, पहले में हम बता चुके कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है, नेगेटिव वेक्टर कुछ और नहीं, जैसे कोई वेक्टर आपके पास a दिया हुआ है, कुछ ऐसा बना है आपके पास, तो नेगेटिव वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रखो, मतलब इसी को अगर अपन चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अगर ऐसे में b वेक्टर की बात करूँ तो इसे चाहूँ तो मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, ओके, और इसकी डायरेक्शन पहले इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऐसा कर दो, तो यही वेक्टर क्या कहलाने लगेगा आपका माइनस का b। अब आप खुद सोचो
अगर इसका जो ये जो वेक्टर आपका ए है, इसका जो है वो हेड है, ये वाला हेड से कौन आपका कनेक्ट है, इस माइनस बी का कौन, टेल, तो इसका जो आपके पास आने वाला रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, ये वाला। और रिजल्टेंट अब यहाँ होने क्या वाला है, रिजल्टेंट आप लिखोगे सर ए वेक्टर प्लस का माइनस का बी वेक्टर, ऐसा लिखोगे। अल्टीमेटली जिसे आप चाहो तो लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, मतलब आपने पता है, आपको पता भी नहीं चला और आपने बात कर ली दो वेक्टर्स के डिफरेंस की, इसकी बात कर ली डिफरेंस। ये जो a माइनस बी आपको दिया है ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दुनिया में डिफरेंस जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, है ना। लेकिन उसे आप डिफरेंस बना सकते हो जस्ट अपोजिट ऑफ दी डायरेक्शन, अपोजिट कर दो डायरेक्शन को, नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बना तो सिंपल सा क्या बनेगा आपका, सब्सट्रैक्शन बन जाएगा। आगे बात समझ। अच्छा, इसी के साथ अगर अपन बात करें एक सेकंड लॉ आपने और लिया है, जैसे आपने पैरेललोग्राम कहा है, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर की बात करें तो ये क्या कहता है, ये थोड़ी सी अच्छी बातें करना है। ये भाई साहब आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर जिन्हें आप जोड़ना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इनका कहना ये है कि आप दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइन से असाइन कर दो इन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एक मैंने यहाँ कोई वेक्टर ले लिया ए, और अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम बनता है इस तरीके से, कि ये हो जाएगा आपका क्या, बी। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ए का टेल और बी का जो टेल है दोनों एक किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है आपके, किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसा बना सकते हैं, ये वाला। इसे आप चाहो तो इसकी शिफ्टिंग करोगे तो रिप्लिका आपको ये दिखेगा, ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है या इनका जो एडिशन होता है वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से निकलता है। कैसे दिया जाता है, डायगोनल से दिया जाता है। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल यही होगा ना, और डायगोनल वो वाला जो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है आपके कॉमन पॉइंट, तो ए और बी का कॉमन पॉइंट तो यही था, सिंपल सा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या होगा आपका ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अभी थोड़ी देर बाद देखना आपको एक जादू मिलेगा, जादू कुछ और नहीं, आप खुद कहोगे कि ये तो कोई नई चीज है ही नहीं, पुरानी चीज है आपके पास। अगर गौर से देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है आपका बी। अब भी हमने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ, ए और ये बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा, कुछ और नहीं है। मतलब अगर आप देखो तो इसमें और इसमें अगर दोनों जगह ट्रायंगल लॉ लगा दो तो बन गया था आपका पैरेललोग्राम। मतलब बेसिक सी बात है कि अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है तो पैरेललोग्राम की जानने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो दोनों आवश्यक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ निभाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। मतलब इसे अगर अपन लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि इफ टू वेक्टर्स ये कहानी आपके पास है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। इनके बेसिस पर देखो दो चीजें और देख लो, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, क्या है आपके दो वेक्टर हैं, अगर उन दोनों वेक्टर्स की बात करें तो ए और बी का जो सम है आपके पास जो निकालोगे तो वो चाहो आप बी प्लस ए को भी सम करके निकाल सकते। मतलब दोनों कैसे होंगे आपके इक्विवेलेंट होंगे। और
अगर देखा जाए तो क्या है, उल्टा पुल्टा तो है भाई, है ना। और उल्टा पुल्टा को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं अपन इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है भैया। अगर अपन बात करें तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा था कि आप क्या करो, पहले ए और बी का जोड़ा बना लो। मतलब अगर आपके पास कितने वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, तो पहले ए और बी की शादी कर दो, उसके साथ तीसरे को और ले आओ, ठीक है। अगर इन तीनों का करोगे तो सिंपल सी बात है, लड़ाइयाँ तो होंगी, और लड़ाइयाँ होंगी तो फिर क्या होगा, अलगाव होगा। अब ये बंदा इसके साथ जाना चाहेगा, और भाई तुमसे अलग होगा तो तीसरे के पास जाएगा ना वो, तो जाएगा तो क्या होगा, आपके पास ये ए वेक्टर है, वो जाएगा आपका बी प्लस सी का। मतलब फर्क कुछ नहीं है, तीनों बंदे एक दूसरे में लगे हुए, काम चल रहा है, समझ आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, फोर्थ अगर इसे अगर अपन बात करें तो इसे बोलते हैं भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं अपन इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर जो है बड़ी बेकार सी चीज़ है। बेकार सी चीज़ है ये कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ाया था ये, है ना। आप चाहे तो बाइनरी ऑपरेशन जो अपन ने किया नहीं है वो में उसमें भी है आपके पास, क्योंकि फिर करेंगे। अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है आपके पास, जैसे आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, क्या है आपके पास, ए वेक्टर है ए। अब मैं आपसे एक टुच्चा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर में ऐसा क्या जोड़ूं मैं जिससे मुझे ए मिल जाए। अब तुम कहोगे सर कच्छु मत जोड़ो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर अपन बात करें तो ए वेक्टर में अगर आप क्या जोड़ दें, एक जीरो वेक्टर जोड़ दें। ए में जैसे आप जीरो वेक्टर जोड़ोगे आंसर आपका आ जाएगा क्या, ए वेक्टर। और ये जो जीरो वेक्टर आपने जोड़ा ना भाई साहब, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। क्या बोलते हैं अपन इसे, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। आगे बात समझ में, है ना। ये है क्या आपका एक जीरो वेक्टर, क्या है ये, ऐसी आपके पास फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ए वेक्टर, अब ए वेक्टर में ऐसा क्या करोगे आप, ऐसा क्या करोगे कि आपको आंसर जीरो वेक्टर मिले, तो क्या करोगे, जीरो वेक्टर कब आएगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, जीरो वेक्टर तब आता है जब सेम आपके पास क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मैं चाहूँ तो ए वेक्टर को क्या कर सकता हूँ, ए वेक्टर को अगर अपन चाहे या फिर ऐसा लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी कहा था कि नेगेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्लस कर दो नेगेटिव वेक्टर को, ये भी तो कर सकते हो। तो जो नेगेटिव वेक्टर आएगा ना, इसे अपन बोल देंगे एडिटिव इनवर्स वेक्टर। क्या बोल देंगे अपन इसे, एडिटिव इनवर्स वेक्टर। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो वेक्टर। अच्छा, किसी बंदे को अगर ये फील फिर से लेना ना, तो थोड़ी सी मैं डायग्राम के थ्रू ये फील दे रहा हूँ। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने दो वेक्टर लिए, ये वाला एक वेक्टर ले लिया मैंने क्या ए, और दूसरा मैंने ले लिया आपके पास क्या, ये वाला जो हो गया आपका बी वेक्टर। अगर आप इन दोनों का रिजल्ट आप देखो, जैसे और साथ में मैंने एक वेक्टर यहाँ ले लिया क्या, सी वेक्टर, और इसको देखो ध्यान से, तो ए और बी का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा। जैसे जनरली आप क्या बोलोगे, ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर। और अब अगर आप देखो तो ए प्लस बी को अगर सी में जोड़ोगे तो यही मिलेगा। जैसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का वेक्टर पूरा का पूरा, और साथ में कंबाइंड किसको किया आपने, 6, तो ये हो गया आपके पास। ऐसे अगर आप इसको चाहो तो इसको भी देख सकते हो, जैसे आपने ये ले लिया क्या, a वेक्टर, क्या ले लिया भाई, a वेक्टर, और a वेक्टर के साथ यहाँ पर कोई आपने ले लिया है सिंपल सा ये हो गया आपका a वेक्टर, और यहाँ हो गया आपका क्या, b वेक्टर, और यहाँ हो गया आपके पास क्या, सी वेक्टर। गौर से देखो, अगर आप चाहो तो ये वाला रिजल्टेंट बना सकते हो। अगर ये रिजल्टेंट बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, बी प्लस सी का वेक्टर बनेगा। अब अगर ये ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर में बी प्लस सी जोड़ोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो सबसे पहले कौन जोड़ेगा आपका, ए वेक्टर प्लस का कितना हो जाएगा आपका, बी प्लस सी। तो दोनों देखो, दोनों बराबर मिलेंगे आपको। दोनों के अगर डायग्राम्स देखें तो ये दोनों के डायग्राम्स कुछ ऐसे मिलेंगे, जिसमें आपने ट्रायंगल लो लगा दिया, बात खत्म। ओके, लिखो इधर, फिर आगे चलते। अगर अब इसके बाद आगे देखें तो इसके बाद आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन। कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे आपके पास पहले से कोई एक वेक्टर दिया हो और उस वेक्टर में किसी आप स्केलर नंबर का क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक वेक्टर क्या है आपके पास, ए,
और इस वेक्टर ए का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी आपके स्केलर नंबर लैम्डा से, कैसे कर रहे हो, लैम्डा से। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? कुछ खास नहीं यार, कुछ नहीं करना आपको। जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना, जो इसका इनिशियल वेक्टर, जो इसका इनिशियल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा ना, उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज कैसे, मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसा जाएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब जो एक मैग्नीट्यूड आपके वेक्टर ए का आने वाला है उसमें जस्ट आप किसका मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा का। आप चाहे तो केवल ऐसा भी लिख सकते हो कि स्केलर में क्या मैग्नीट्यूड ही होता है। कैसे रिप्रेजेंटेटिव तरीके से अगर मैं देखूं तो आपसे कहा जाए कि जैसे ये कोई एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर आपको दिया है जिसका नाम क्या है ए, और इसका मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया है कितना आपका, सिंपल सा 2, 1 और 1 2, बात आ रही समझ में, 2 मैग्नीट्यूड है। और कहीं आपसे ये कह रहा है कि मुझे आप बताओ 1/2 ए वेक्टर बना के, 1/2 ए वेक्टर बना के बताओ, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, जो आपकी डायरेक्शन है ए की वो डायरेक्शन जैसे की तैसी रखना। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड आपने 2 लिया था तो आधे का क्या मतलब हो गया, इसका आधा, इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा, 1 कर दो आप, और यही आपका कितना हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर। बात आप ही समझ, मतलब आपने ए वेक्टर लिया, उसके मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया, बाकी डायरेक्शन जैसे की तैसी रखी, वो आपका हो जाएगा 1/2 ए। तो इसी तरीके से ये होता है कि किसी भी वेक्टर में आप स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन एज इट इज रखी। जैसे आपसे कहा जाए अच्छा ये वाला, कि मुझे ये बताओ कि 3/2 ए कैसे बनाएगा, तो 3/2 ए कैसे बनेगा? कुछ नहीं भाई, जो भी आपके पास था उसका 3/2 कर दो आप, मैग्नीट्यूड जितना भी था उसका क्या कर दो आप 3/2। जैसे 2 मैग्नीट्यूड था तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब 1 2 ये 3 हो गया आपका। बात आती समझ। अच्छा अगर किसी ने ये कह दिया फिर क्या करोगे भाई, मुझे बताओ -4 ए वेक्टर। अगर हम बात करें कि किसी से पूछ ले -4 वेक्टर को कैसे दिखाओगे, तो कुछ नहीं करना, इस बार क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है आपका, और माइनस क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे पहले आपके पास ए उस तरफ था तो अब क्या हो जाएगा, ए इस तरफ हो जाएगा, और आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 टाइम। क्या ये क्लियर है? जैसे 2 का हुआ तो 2 बार कर लेना, कोई समस्या नहीं है। बात आगे समझ, क्या ये क्लियर है? यही आपके पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये मैं आपको 10.1 में भी मैं इंट्रो में ये बात बताई थी, मैंने आपको कैसे बताई थी कि जैसे अगर हम बात करें कि किसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में अगर हम इस चीज को दिखाएं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, और ये क्या है आपका जेड। यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया था जिसका नाम था क्या, पी, ये था आपका एक्स वाई और जेड। ओके, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर था, जैसे आपने सपोज क्या बोला था, आर वेक्टर कह दो, नहीं तो इसी को बोलते थे आप क्या, ओपी वेक्टर। और ये क्या था आपका ओरिजिन था भाई, है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसी को बोलते हैं अपन क्या, पोजीशन वेक्टर। ओके, अगर हम इस OP की बात करें तो OP को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख के बताया था कि अगर हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, एक्स आई जे कैप बाय, सॉरी आई कैप, और बाय था आपका बाय जे कैप, और जेड था आपका क्या ई कैप। यहाँ पर आई जो है वो क्या था आपका यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, और सिंपल सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, वहीं अगर अपन बात करें तो बाय भी आपके पास क्या था, यूनिट वेक्टर था इन प्लस बाय एक्सिस, और जेड की सॉरी के की अगर अपन बात करें तो के आपके पास था क्या, यूनिट वेक्टर इन जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहां तक बात समझ में आती है। अब हमें ये देखना है तो यही इसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वेक्टर फॉर्म कहलाता है। क्या वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म में आपको ये पता करना है कि कौन कौन से 2 कंपोनेंट छुपे हुए हैं। तो 2 कंपोनेंट कौन से, एक होता है आपका स्केलर कंपोनेंट, क्या कहलाता है आपका स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट होता है कि जो आपके यूनिट वेक्टर लिखे ना आई जे के, उनके कोफिशिएंट्स, उनके क्या कोफिशिएंट्स, जैसे आई का कोफिशिएंट क्या है आपका एक्स, फिर जे का कोफिशिएंट क्या है आपका वाई, और के का कोफिशिएंट क्या है आपका जेड। तो जहां पर आप एक्स वाई जेड की बात कर रहे हो, ये सब के सब कैसे कहलाएंगे, आपके स्केलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई कह दे कि भाई वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, तो
तो वेक्टर कंपोनेंट्स तो वो होते हैं जिनमें आपके पास मैग्नीट्यूड तो रहे, साथ साथ आपकी डायरेक्शन। और दुनिया में हर कोई इंसान जानता है कि किसी भी बंदे को डायरेक्शन देने के लिए उसमें यूनिट वेक्टर जोड़ दो। तो ये पूरी की पूरी जो स्पीसीज है या पूरी की पूरी टर्म है वो आपके पास बन जाएगी वेक्टर टर्म। ये भी पूरी वेक्टर टर्म बनेगी, ये भी पूरी वेक्टर बनेगी। मतलब कंपोनेंट्स की बात करूं तो आपका वेक्टर कंपोनेंट एक्स आई कैप कहलाएगा, वाई जे कैप कहलाएगा और क्या कहलाएगा आपका जेड कैप। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या दे रहा है इसको डायरेक्शन। बात आती समझ में। तो कुल मिला के किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसका होगा स्केलर और दूसरा क्या होगा उसका वेक्टर। स्केलर वो होंगे जो उसके कोएफिशिएंट्स बनते हैं आई जे के, और जो आपके वेक्टर की बात करें तो पूरा इकट्ठा का इकट्ठा हर एक ईच टर्म जो किसी वेक्टर में है, तीनों आपके एक्सेस या तीनों डायरेक्शन में, उसे अपन बोलेंगे क्या उसका वेक्टर कंपोनेंट्स। इतना लेकर फिर आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग पर अगर अपन जाए तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास ये कहती है वेक्टर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। वैसे ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ देखो 2 पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो ये है, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई वेक्टर जो है वो किसी लाइन सेगमेंट के अंदर, जैसे ये आप क्या करते हैं डायरेक्टेड लाइन से किसी वेक्टर को दिखाते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों को क्या कर दूँ मैं फिक्स, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया इसका ए और ये वाला पॉइंट हो गया इसका क्या बी। ओके, अब ऐसे केस में अगर आप देखो तो इस वेक्टर को क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर ए बी वेक्टर। क्या बोलोगे आप, ए बी वेक्टर। अगर इस ए बी वेक्टर को आप रीड करना चाहें ना तो ए बी वेक्टर जो है ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखो जा कहाँ से रहो आप, जा रहे हो पढ़ कैसे रहो ए बी वेक्टर, ए से कहाँ जा रहे हो आप बी। लेकिन जब आप इसे लिखोगे रीड करोगे तो पढ़ोगे आप इसे कि बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, जैसे डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसे ही आपके पास यहाँ तो ए बी वेक्टर जो है वो क्या होगा आपका बी माइनस का ए वेक्टर। पता है ये कहाँ से आया, इसकी फीलिंग समझो। अगर आप देखो तो कोई भी वेक्टर अपनी पोजीशन जो है वो रेफरेंस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से दिखाता है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर क्या है, कोई हमारा ओरिजिन क्या है आपका ओरिजिन, अगर आप बी वेक्टर को दिखाओगे तो देखो क्या होगा ये मिलेगा। और अगर इसकी अपन बात करें तो ये वाला हो जाएगा क्या आपका ए, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में जो बी है वो बी वेक्टर कहलाएगा, इसे जिसे अपन कहेंगे क्या पोजीशन वेक्टर। अगर ओ के रिस्पेक्ट में ए की बात करें तो ए क्या कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आपका ए वेक्टर, और पॉइंट बी का जो है वो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बी वेक्टर। एक बार बताओ ये इसकी डायरेक्शन यही होगी भाई, क्योंकि ओ के रिस्पेक्ट में दिखा रहे तो डायरेक्शन ये, इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी तो यही होगी। अब गौर से देखो, अगर हम देखें तो इसको देखो, ये आपका ए वेक्टर है, ये क्या है आपका ए वेक्टर, और अगर यहाँ देखें तो ये इसके हेड से इस ए बी के वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है और इसका रिजल्टेंट यही बनेगा, क्योंकि देखो ये दूसरे वेक्टर के हेड से लगा है। मतलब रिजल्टेंट अगर बनाओगे एज पर द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है तो शायद आपका बनेगा ए वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर हो जाएगा। अगर हम देखें हमें निकालना क्या है भाई ए बी वेक्टर, तो इसको ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, अल्टीमेटली वही आया आपका। तो अब आपको करना क्या है, आपको अगर कहीं भी ए बी दिख जाए ना, जैसे कोई ए बी वेक्टर लिखा है तो सिंपल सा बात है, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर कोई वेक्टर आपके पास है तो आप क्या करें फाइनल में से इनिशियल निकाल दें, क्योंकि वो कहाँ से आया आपके ओरिजिन से आया। जब तक इसमें कॉन्सेप्ट आप पोजीशन वेक्टर का नहीं लगाओगे तब तक आपको ए बी वेक्टर नहीं मिलेगा। और ये कहाँ से आया आपका ट्रायंगल लॉ से आया। बात आती है भाई समझ में, ओके। अच्छा ये इस तरीके से लिख लो। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला अगर अपन देखें तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, बस वो वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या में पढ़ रहे हैं अपन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब या सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है, सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को किसी पार्ट्स में डिवाइड कर देना, है ना, उसे रेशियो में क्या कर देना डिवाइड कर देना। जैसे सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आपके पास एक लाइन है, मतलब एक वेक्टर है सिंपल सा, या कोई लाइन है आपके पास, ये जो हमने बोल दी जैसे ये आपका क्या है ए है और ये क्या है आपका बी, ठीक है। अगर ए और बी की बात करें तो ए और बी के जो हैं वो आपके सिंपल से पोजीशन वेक्टर्स हैं। जैसे इस बी का पोजीशन वेक्टर कितना मान लिया मैंने बी, और ऐसे ए का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया कितना ए वेक्टर। बात आती समझ। अब इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट में लेके आ रहा हूँ जिसका नाम क्या होगा पी, क्या नाम होगा पी, और इस पी का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया कितना आपका पी वेक्टर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है ए और बी सेगमेंट को ये दो मतलब रेशियो में डिवाइड कर दे, कुछ पार्ट ये वाला आ गया कुछ पार्ट ये वाला आ गया। मैंने मान लिया कि जो पी है वो ए को डिवाइड कर रहा है एम रेशियो में,
ओके, और वहीं अगर मैं बात करूं तो P जो है वो B को कर रहा है किसमें आपके पास N। बात आती, मतलब रेशियो क्या बन गया आपके पास, M रेशियो N बन गया, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो दो तरीके से चीज है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये जो आपके पास सेक्शन बना है ना वो इसे कहते हैं अपन इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं अपन इसे, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट ए और बी को बीच में रह के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनली सेक्शन कर रहा है ना, या उसे इंटरनली डिवीजन कर रहा है दो पार्ट्स में, एक है रेशियो n, दूसरा क्या है आपका n। तो ऐसे केस में इस p का इस p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। देखो यार p का पोजीशन वेक्टर के लिए तो सिंपल सी बात है, पोजीशन दिखा रहे तो वो तो चाहिए ही चाहिए आपको। अगर वो चाहिए तो देखो ये वाला हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा a वेक्टर। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, a वेक्टर, और इसको क्या बोल दूं मैं, b वेक्टर, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर तो b। ऐसे अगर इसको मिलाओगे तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या, p वेक्टर। बात आती समझ में। तो ऐसे केस में ये जो p वेक्टर आपके पास है इस कैसे निकालेंगे या कैसे मिलेगा आपके पास, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो जो m है आपका m, ये m किसके साथ था, a के साथ, इस m को अपोजिटिवली b के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मतलब ऐसा कर सकते हो क्या, m b वेक्टर, और बीच में लगाओ इंटरनली केस है तो क्या प्लस, फिर आप इस n को मल्टीप्लाई करो अपोजिटिवली किससे, a के साथ, मतलब क्या हो जाएगा आपका n a वेक्टर, और डिवाइड कर दो दोनों को m प्लस n से। तो ये जो आपके पास बना है ये क्या मिला है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जो a और b को m बाई n में इंटरनली तरीके से कैसे कर रहा है आपका, डिवाइड कर रहा है। आगे बात समझे। अगर एक बात बताऊं, यहाँ पर एक चीज और होगी जिसे अपन कहते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं अपन, मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट का क्या मतलब, अरे मिड पॉइंट का मतलब तो तब हुआ कि ए और बी सेगमेंट को जो P है वो एकदम बराबर रेशियो में है। बराबर रेशियो का मतलब बिल्कुल m और n जो है वो एक एक का आ जाए। कैसा जाए भाई, m और n एक का, मतलब m बराबर n बराबर क्या हो जाए आपका, ऐसा कर सकते हो आप, m रेशियो n जो है वो 1:1 का हो जाए। बात आती समझ। अगर m बराबर 1 हो गया, n बराबर 1 हो गया तो क्या इसमें रख सकते हो P पोजीशन वेक्टर में। जैसे आप रखोगे तो P वेक्टर क्या आ जाएगा, P वेक्टर आ जाएगा आपका b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। आसानी से थोड़ा प्यार से लिख लो तो क्या हो जाएगा भाई, a वेक्टर प्लस का b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। मतलब दो वेक्टर का सम करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा एक बात तो मैं आपको बीच में बता दे रहा हूँ, ये बात जनरली एनसीईआरटी में लिखी नहीं होती है, लेकिन एक बात समझ रहे हैं, कई बार गलती करते हैं हम ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो जितना भी सेक्शन फॉर्मूला ना, सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर के बारे में बताता है। हम लोग कई बार गलती ये कर लेते हैं कि शायद हमें जो मिला P है ना, P ये शायद हमें ये मिला है, AP क्या मिला भाई आपको, AP, जबकि नहीं ये गलत है। मैंने बताया कि ये क्या मिला है आपको, ये मिला है ये सेक्शन फॉर्मूला हमेशा क्या हमें देगा, पोजीशन वेक्टर देगा। क्योंकि ये वाली पता कहानी अलग हो गई, ये तो पता कैसे निकलेगा, ये तो हो गया पूरा का पूरा AP, और AP को निकालने का तरीका क्या था, अगर आप देखें तो ये क्या मिला आपको, AP वेक्टर हो गया ये पूरा, और निकालने का तरीका था P वेक्टर माइनस का A वेक्टर। बात आती समझ। ये वाला सेगमेंट आपका तभी निकल पाएगा जब आप P में से किसको निकालोगे, A, और P तब निकाल पाओगे जब आपको P का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। तो ये गलती मत करना भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, हमेशा सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर देता है। क्या देता है आपका, पोजीशन वेक्टर देता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं एडवांस में, कई सारे क्वेश्चंस आपके पास है इसमें, तो वो आप देखते जाना। अब देखो तीसरी बात क्या हो सकती है, एक चीज बन गई आपकी इंटरनली, तो दूसरा क्या बन गया आपका मिड पॉइंट, है ना। अच्छा यार एडवांस की बात मैंने कर ली है, तो अभी फिलहाल मैं एक कोचिंग का नाम ले रहा हूँ, कोचिंग है इतना सरल, है ना। इतना सरल वालों ने क्या करा कि एक मेरी फेवरेट कोचिंग, नाम तो मैं नहीं लूँगा पर P से चालू होती है ना। अगर मैं उसकी बात करूँ तो भाई साहब ने क्या करा, एक बढ़िया सा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, एक टीचर वाली, है ना, यार हमारे मैम ले गए, हमारी सर ले गई, है ना, ऐसा था। और एक बात बताया, तुम भी सोचो जैसे टीचर है या कोई भी है, ये बंदा ना सब अपने मन से जाते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई खींच के तार के लेके जा रहा है और चले गए। कोई छोटे बच्चे थोड़ा 4 साल के 5 साल के बस लेके चले गए और हो गया काम, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट। ये भाई साहब जिस दिन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे ना, इतना सरल वाले, इनके थे 200 करीब 250 के आसपास, और आए देखो 400 के आसपास हो गए, बढ़िया। और तुरंत इन्होंने क्या करा है कि एक बढ़िया कोर्स लॉन्च करा। हमें पता भाई पहले आप 50,000 में बांट रहे, 50,000 में बांटने के बाद धीरे धीरे कह रहे हो नहीं हम तो भाई इंडिया के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए कर रहे हैं। 50,000 में आप इंडिया के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले 50,000 में आ रहे थे 4 बच्चे,
मैं तो 4 ही कहूँगा भाई, है ना। अच्छा अब क्या हो रहा है कि आपने जो 4-5 हज़ार के कोर्सेस ला दिए उसमें आ रहे हैं आपके 400, भाई सिंपल सी बात है, 4 लाख बच्चे, 4 लाख में से पहले 50,000 में 4 बच्चे आ रहे हैं, और अगर 4 लाख में से अब 1000 आ गए वो तो वही बराबर हो गए, इवन अब तो ज़्यादा कमाल हो गई। तो ये जबरदस्ती की फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आपने सब्सक्राइबर गेन करेगा। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कर लूँ थोड़े बहुत, समझ आ रही बात, ठीक है आगे चलेंगे। ओके आगे हम बात करें तो एक कहानी आपके पास है कि ऐसी अगर मैं बात करूँ मिड पॉइंट और एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल कैसे डिवाइड हो गया, एक्सटर्नली अगर अपन बात करें तो एक्सटर्नली कैसे आपके पास होगा, तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे बनेगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ये सेगमेंट आपने लिया था, ये सेगमेंट आपने लिया ये वाला, और ये सेगमेंट आपका क्या था, ए और बी, क्या था भाई आपका ए और बी। अब देखो एक्सटर्नली करना है तो अभी हमने कहा ना एक्सटर्नल कहीं पॉइंट होगा आपके पास, जैसे इसे थोड़ा सा छोटा करो, ये आपका क्या है बी, या तो आप यहाँ कहीं पॉइंट ले लो या फिर आप ले सकते हो कहीं यहाँ। अगर यहाँ आपने ले लिया सपोज ये पी कहाँ ले लिया ये, तो देखो अभी आपका इस पी का नाता ए के साथ एम का था, तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखो तो ये रेशियो क्या बनेगा आपका एम वाला बन जाएगा, और ये वाला पी के साथ बी का नाता था क्या एन वाला, तो ये बन जाएगा एन वाला। ऐसे केसेस को हम ये कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली बाहर बैठ के अगर उन दोनों को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, अगर उनके साथ रिलेशन बना रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्या उसका एक्सटर्नल डिवीजन। और इसे निकालने का आसान तरीका ये है कि जो आपने इंटरनल डिवीजन करा था ना इंटरनल में, उसमें से किसी एक भी बंदे को आप माइनस दे दो, क्या दे दो आप, किसी एक बंदे को आप माइनस दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें दे दो। जरूरी नहीं कि आपको बीच में ही देना है, क्योंकि किताबों में बीच में लिखा होता है तो आप लोग रट लेते हो, ऐसा नहीं करना, कहीं भी दे दो चलेगा काम आपके पास। कैसे, अगर आप चाहो तो इसका जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, किसको निकालना है अपन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपके पास बनेगा ये बन जाएगा आपका एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम एन। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो 3 जुगाड़ें आपको मिल गई हैं, इन तीनों जुगाड़ों का इस्तेमाल करके हम पता है भौकाल मचा देंगे, है ना। अच्छे अच्छे सवाल बन जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया वो कर लेंगे। तब तक इतना लिख लो। ओके बात करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 की। एग्जांपल नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर आपके 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो कैसे आपके इक्वल है। एक वेक्टर है आपका ए, और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना एक्स आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का हो जाएगा आपका जेड के कैप। ओके भाई अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर आपको दिया है 2 आई कैप प्लस का बाय जे कैप प्लस का के कैप। ओके एक बात बताओ, इक्वल 2 वेक्टर अगर इक्वल है तो उनकी शर्त क्या है, 2 वेक्टर अगर इक्वल है तो शर्त क्या है। तो एक बात आपने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो बराबर हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, और डायरेक्शन कैसी हो आपके सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो आपके का है 3 डायमेंशनल, दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल आपके पास है। तो आप कुछ ना करें, ऐसे केसेस में जब आपके पास हो तो इनके जो आई जे के मतलब एक्स और वाई एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर हैं उनका जो भी आपके पास मिलने वाला स्केलर कंपोनेंट है उस स्केलर कंपोनेंट को आप देख लो कैसे हो जाए बराबर। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ए वेक्टर आपको दिया है और ये है आपका a1i a2j और साथ में क्या हो जाए आपका b1j और साथ में कितना हो गया c1k है। और दूसरा वेक्टर मैंने आपसे लिया, इसका नाम क्या है b वेक्टर, और ये आपका क्या है a2i b2j और प्लस का कितना हो जाएगा c2। तो ये आपके इक्वल तब होंगे जब a1 बराबर हो किसके a2 के, b1 जो है बराबर हो किसके b2 के, और c1 बराबर हो किसके c2 के। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर 2 वेक्टर इक्वल है तो सिंपल सा मतलब है ये वाला इसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 मिल जाएगा, ऐसे 2 बराबर y, और ऐसे अगर अपन बात करें तो z बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से आपके पास वैल्यू होगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी कितनी होगी 2 और z की वैल्यू होगी आपके पास 1, है ना। कुछ नहीं करना, 2 वेक्टर्स के जो भी आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं ना इररिस्पेक्टिव ऑफ i j के उनको कंपेयर कर दो, जो वैल्यूज मिलेगी वो उनकी क्या होंगी वैल्यूज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की सॉरी एग्जांपल नंबर 5 की देखो। एग्जांपल नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि 2 आपको वेक्टर्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते, भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो आई के के है ना, इनके जो भी स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके नोट ले लो। जैसे इसका कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, टोटल कितना आएगा 2। ऐसे इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड। कैसे करते हैं, इसका क्या है कंपोनेंट 2 का स्क्वायर कितना होगा, और यहाँ हो जाएगा फिर से 1 का स्क्वायर, जैसे हम लिख देंगे कितना 5। देखो ये 1 है, ये कितना 4 5 हो गया। ऐसे फिर ये 4 + 1 कितना हो गया 5। अगर देखा जाए तो आपका सिंपल सा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ये बराबर आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस सामने आगे कह रहा है वो आपसे कि दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल हैं। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया है एग्जांपल नंबर 4। उस एग्जांपल नंबर 4 का कहना ये है कि मैग्नीट्यूड की तो बात हम समझ गए, लेकिन आपको करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स स्पेशली स्केलर कंपोनेंट्स भी कैसे होने चाहिए बराबर। मतलब इसका मतलब ये कि ये वाला जो बंदा है वो इसके बराबर, ये वाला जो बंदा है वो इसके बराबर। साफ साफ कंपेयर करोगे तो यहाँ वाला बंदा कितना है आपका 1, यहाँ वाला बंदा कितना है आपका 1 है, और यहाँ वाला बंदा कितना है आपका 2। यहाँ बात करें तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है आपके पास 1। हेंस आप कह सकते हो कि ए और जो बी है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।